अखिलेश यादव के सांसद जियाउर रहमान बर्क को संभल हिंसा मामले में थोड़ी राहत मिल गई है या फिर बर्क की मुश्किल और ज्यादा बढ़ गई है। संभल हिंसा के मामले में एसआईटी ने आज बर्क से 3 घंटे की मैराथन पूछताछ की। 3 घंटे की पूछताछ के बाद सांसद बर्क अपने घर लौट आए। अन्य उच्च न्यायालय का जो आदेश था कि जो जांच प्रक्रिया है उसमें सहयोग करने के लिए जो मुझे धारा बीएनएसएस के 35(3) के तहत नोटिस दिया गया था आज की तारीख में, तो मैं बस अपना यहाँ सहयोग के लिए उसमें आया था और इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है। उन्होंने जो सवाल मुझसे किए हैं उसका मैंने उत्तर उनको दे दिया। सवाल वो उसका जांच प्रक्रिया है, वो मैं नहीं वो उसकी जांची प्रक्रिया उसमें मैं नहीं बोल सकता। 24 नवंबर को विवादित मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर सांसद बर्क से ये पूछताछ हुई। खबरों की माने तो पुलिस ने बर्क से कई सवाल दागे। सूत्रों के मुताबिक बर्क से सवाल पूछा गया 19 नवंबर 2024 और 24 नवंबर 2024 को वो कहां थे, हिंसा से पहले जामा मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों से क्या बातचीत हुई, जामा मस्जिद के सदर जफर अली से उनकी कितनी देर बातचीत हुई, सदर जफर अली को उन्होंने क्या क्या बोला। सदर जफर अली ने एसआईटी के सामने दावा किया कि आपने उन्हें भीड़ जुटाने के लिए कहा था, इस पर आप क्या कहेंगे। क्या आपने फोन पर भीड़ इकट्ठा करने के लिए कहा था? क्या आपने कोर्ट के आदेश से चल रहे सर्वे को किसी भी हाल में नहीं होने देने के लिए कहा? आपने जफर अली के अलावा और कितने लोगों से सर्वे से संबंधित बातचीत की थी? 24 नवंबर 2024 को ही हिंसा मामले की जानकारी कैसे मिली? शारिक साठा मुल्ला अफरोज से क्या कनेक्शन है? आज की पूछताछ के बाद पुलिस क्या कहना है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। बयान के लिए बुलाया जाना था और आज उसी क्रम में एसआईटी ने अपना जो बयान दर्ज करना था उसी क्रम में आज बुलाया था। बयान दर्ज किए गए हैं, पूछताछ की गई है और उसमें विवेचना भी हमारी निरंतर जारी है। क्या आगे उन्हें कब बुलाया जाएगा? इसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता। यदि हमको लगता है कि कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पे बुलाया जाना है तो बुलाएंगे, अगर हमें नहीं लगता है तो फिर उसमें नहीं बुलाया जाएगा। अब सवाल है क्या सांसद बर्क से आगे पूछताछ होगी या नहीं। पुलिस अभी इस मामले पर साफ साफ नहीं बोल रही। पुलिस का कहना है जरूरत पड़ने पर फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन पुलिस की केस स्टडी और मस्जिद के सदर ने जो बयान दिया है उससे बर्क की राह आसान नहीं लग रही, क्योंकि पुलिस की केस डायरी में जफर अली और सांसद बर्क को संभल हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया है। केस डायरी में यह दर्ज है कि संभल में हिंसा पहले से ही योजना के तहत करवाई गई थी। जफर अली और जियाउर रहमान बर्क ने मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया था और लोगों को भड़काया था। सांसद बर्क और जफर अली के बीच दंगे को भड़काने के लिए फोन पर लगातार बातचीत हो रही थी। जामा मस्जिद के सदर जफर अली को सांसद बर्क ने कहा था किसी भी कीमत पर सर्वे नहीं होना चाहिए। सांसद बर्क के आदेश पर ही जफर अली ने दंगाइयों की भीड़ जुटाई थी। हिंसा से एक रात पहले जफर अली ने कई ऐसे लोगों से बात की जो हिंसा में शामिल थे। जफर अली ने पुलिस पूछताछ में स्वीकार किया कि हिंसा से पहले और बाद में सांसद बर्क पल पल की जानकारी लेते रहे। ये खुलासे संभल दंगे की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच में हुए हैं, जिसके आधार पर 23 मार्च को जामा मस्जिद के सदर जफर अली को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें अदालत ने जमानत देने से भी इनकार कर रखा है। जफर अली के खिलाफ केस डायरी में पर्याप्त सबूत आए थे कि इन्होंने एक तो घटना से एक दिन पहले लोगों से संपर्क में रहे, अपने मोबाइल से भी संपर्क करा और बाकी इन्होंने जो मौजूदा सांसद है संभल के जियाउर रहमान बर्क, उनसे भी अपने फ़ोन के माध्यम से संपर्क करा और जियाउर रहमान से इनकी बात हुई कि जियाउर रहमान ने कहा कि मैं बंगलौर में हूँ, मैं आज इतनी जल्दी आ नहीं सकता, कल 24 तारीख में सर्वे है, तो आप जामा मस्जिद के सदर हो, आप सर्वे सरवाहो और इस पूरे प्रकरण को आप देखो, आप अपने तरीके से हैंडल करो। तो ये लोगों के संपर्क में रहे और उन्होंने भीड़ जुटाने का प्रयास करा और ये 24 तारीख की जो घटना हुई थी वो इसमें ये पूरी तरीके से ये और मौजूदा सांसद संलिप्त रहे। इतना ही नहीं, संभल के दंगाइयों को हथियारों की सप्लाई करने वाले मोहम्मद गुलाम को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और यहाँ भी सांसद बर्क का नाम सामने आया, क्योंकि गुलाम जिस गैंग का सदस्य है वो गैंगस्टर शारिक साठा का है। संभल पुलिस खुलासा कर चुकी है कि दुबई में बैठे गैंगस्टर शारिक साठा को सांसद बर्क का संरक्षण हासिल है। शारिक साठा संभल के उसी दीपा सराय का रहने वाला है जहां सांसद बर्क का भी घर है। शारिक साठा के कहने पर ही मोहम्मद गुलाम ने संभल में हथियारों की सप्लाई की थी। दंगे के दौरान 4 लोगों की हत्या करने वाले मुल्ला अफरोज को गुलाम ने ही हथियार दिए। शारिक गैंग का मोहम्मद गुलाम खुद भी संभल दंगे के दौरान फायरिंग कर रहा था। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद गुलाम को वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या करने का निर्देश दिया गया था। अब सवाल है, आज भले ही सांसद बर्क से सिर्फ 3 घंटे पूछताछ हुई, लेकिन आगे क्या होगा? सवाल यह भी है क्या पुलिस बर्क को पूछताछ के लिए फिर से नोटिस देगी? सबसे बड़ा सवाल है क्या आने वाले दिनों में बर्क पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है? क्या बर्क की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।
तो संभल में 24 तारीख को हिंसा कैसे फैली थी 24 नवंबर को? क्या उसमें सांसद बर्के की कोई भूमिका है? जो जफर जो मस्जिद का सदर है, जो एसआईटी के सामने पूछताछ में कबूलनामे हुए हैं, सच्चाई क्या है यह वक्त बताएगा। लेकिन पहले मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, नाजिया इलाही खान पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, वेद भूषण जी हैं फॉर्मर एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के, राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, हाफिज नूर अहमद अजहरी है इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, प्रेम कुमार जी है वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाटी जी, आपसे शुरू करता हूं। आपकी पार्टी का मामला, आपके सांसद हैं, आखिरकार आज एसआईटी के सामने पेश हो ही गए क्योंकि आधी रात को तामील करानी पड़ी थी नोटिस। खैर, सवाल यह है कि चक्रव्यूह बहुत बड़ा है। हाँ, चक्रव्यूह बहुत बड़ा है। और जो आप सवाल उठा रहे थे शुरू में कि क्या वर्ग की मुसीबत बढ़ने वाली है, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, हर पिछड़े की, हर दलित की, हर अल्पसंख्यक की, खास तौर से मुसलमान की मुसीबत बढ़ने वाली हैं, लगातार बढ़ रही हैं। मुझे एक शायर का शेर याद आता है कि जहाँ से गुजरो धमाल कर दो, जहाँ पे ठहरो कमाल कर दो, जहाँ से गुजरो धुआं उठा दो, जहाँ पे ठहरो धमाल कर दो, तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो, वकील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, अपील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। ये जिसे चाहें उसे अपराधी बना दें, जिसे चाहें उसे जो भगवान बना दें। अब इनकी चल रही है थोड़े दिन जो है, तो ये सब चल रहा। मेरे हाथ में आज का अखबार है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख अखबारों में माना जाता है। आपके इस पर दिखाई दे रही होगी इसकी जो मुख्य शीर्षक है, आज का मुख्य खबर है। और मैं कहूँगा आपके जो कहीं से थोड़ा सा जूम करके अगर दिखा सके तो बहुत बढ़िया है। ये आज का ही अखबार है। अखबार कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की है, सुप्रीम कोर्ट की कठोर टिप्पणी, यूपी में पूरी तरह ध्वस्त हो गई है कानून, पूरी तरह ध्वस्त हो गया कानून का शासन। सुप्रीम कोर्ट की कठोर टिप्पणी, यूपी में पूरी तरह ध्वस्त हो गया है कानून का शासन। मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद कहने को कुछ बचता नहीं है। ठीक है, यूपी में कानून का कोई सम्मान नहीं है, संविधान आपने का एक कोई डेढ़ मिनट सम्मान अपनी नहीं बात है, रखी, नियम कुछ नहीं है। आपने बर्क की भूमिका क्या रही, जो एसआईटी के सवाल हैं या फिर जो आरोप लग रहे हैं सर, उस पर आपने नहीं कहा। आप बचाव में दलील क्या लेकर आए? चूंकि बर्क पिछड़े हैं, चूंकि बर्क मुस्लिम है, नहीं उसी इसलिए उन पर सवाल ना उठे। आप ये चाहते हैं राकेश जी, क्योंकि वोट बैंक का सवाल है, बर्क मुस्लिम है, आप मुस्लिम एंगल खोज कर भूमिका इससे मैं तो सुप्रीम कोर्ट को कोट कर रहा हूं। नहीं, मैं तो अभी कानून व्यवस्था पर आ ही नहीं रहा हूं भाटी जी। कोई पुरानी मैंने बात बर्क नहीं को है। लेकर सवाल पूछा कि भाई ये चक्रव्यूह है, आपके सांसद के खिलाफ कई गंभीर आरोप हैं, आप क्या कहेंगे? आज 3 घंटे पूछताछ हुई है, आपने जवाब में क्या कहा? आपने जवाब में कहा कि भाई वो पिछड़े हैं इसलिए बीजेपी टारगेट कर रही है, वो मुस्लिम है इसलिए बीजेपी टारगेट कर रही है। अतीक का बेटा एनकाउंटर में मारा गया, तब आपकी पार्टी के मुखिया ने कहा कि भाईचारा खराब हो रहा है, अतीक मुख्तार की पैरवी क्योंकि मुस्लिम है। तो सर ये वोट बैंक वाला खेल है। कृपया, अरे राकेश जी मुझे भी तो बोलने दो। नहीं, मैं बोलने ही दे रहा हूं, आप ही के पास प्रवक्ता कर लेगा, मुझे भी तो बोलने दो। आप तो एंग करो, आपने सवाल कर लिया, मुझे बोलने दो। देखिए, वर्ग की भूमिका वो तय होगी जो योगी जी की इच्छा होगी। वर्ग की भूमिका इससे तय नहीं होगी कि क्या तथ्य हैं, क्या आंकड़े हैं, क्या सच्चाई है, क्या सबूत हैं। वर्ग की भूमिका इससे तय की जाएगी कागजों पे जो योगी जी की इच्छा होगी। जब आजम खान जैसे शानदार नेता के खिलाफ 90 मुकदमे दर्ज कर सकती है ये सरकार, फर्जी मुकदमे जो पूरे देश को दिखाई दे रहे कि फर्जी मुकदमे हैं, तो वर्ग तो छोटे नेता हैं, आजम खान तो बहुत बड़े नेता थे। जब आजम खान के पूरे परिवार को ये सरकार जेल में डाल सकती है, तो इस सरकार से न्याय की उम्मीद कोई मुसलमान, कोई पिछड़ा, कोई दलित आज की तारीख में नहीं रखता है। उसमें आगरा की घटना में गिरफ्तारी हुई कोई? राकेश जी इनसे पूछिए, अब बीजेपी के प्रवक्ता बोलेंगे। ठीक है, मैं जा रहा हूं। आगरा में एक निर्वाचित सांसद के घर पे गुंडों ने हमला किया, तोड़फोड़ की, क्या कोई गिरफ्तारी हुई है, कोई जेल गया है? ठीक, इस सरकार से कोई न्याय की उम्मीद कर सकता है? ठीक है भाटी जी, मैं वही कह रहा हूं सर, घर पे मैं वही कह रहा हूं भाटी जी। आप कहते योगी सरकार करवा रही है, पॉलिटिकल एलिगेशन आपका समझ में आ जाता, लेकिन आप एंगल पिछड़े का लेकर आए, आप एंगल मुस्लिम का लेकर आए। आप या तो भूमिका को काटने वाला सबूत रख देते या तो पॉलिटिकल एलिगेशन लगा देते, तो मैं नहीं कहता, उसका जवाब देने के लिए राकेश त्रिपाठी है। लेकिन मेरी दिक्कत इस बात को लेकर है कि वर्ग का पिछड़ा होना, वर्ग का मुस्लिम होने वाला एंगल लेकर आए। लेकिन आपने जो कहा, मैं जवाब ले लेता हूं राकेश जी से।
राकेश त्रिपाठी भाटी जी कह रहे हैं चूंकि वो मुस्लिम है, चूंकि वो पिछड़े हैं, आपकी जाती लड़ाई है इन दोनों वर्गों के खिलाफ। ये भाटी जी जो कह रहे हैं उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात आपके दर्शकों की दृष्टि से जरूर लाना चाहूंगा कि भाटी जी ने अपनी बात शुरू करते समय एक अखबार उठा करके उसको दिखाया है। मैं कल अखिलेश यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। अखिलेश यादव जी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वो वाला अखबार ना पढ़े जो आज भाटी जी दिखा रहे हैं। ये क्या हुआ भाई, आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आजकल नहीं मानते हैं क्या भाटी जी? आप समाजवादी पार्टी के ही प्रवक्ता है ना। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान कर रहे हैं कि अमुक अखबार मत पढ़िए, और वही अखबार लेकर के आप आज चैनल पर बैठ गए कि देखो ये अखबार ने क्या छापा है। इससे पता चलता है कि आप कितने पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। या तो आपके अध्यक्ष गलत है, जो अध्यक्ष कल ये कह रहे थे कि ये अखबार योगी सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए, भाजपा सरकार के लिए चलाता है, दिखाता है, और उसी अखबार को आज आप दिखा करके आप ये डंका पीट रहे हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालात खराब है। तो आपकी कथनी और करनी में कितनी भिन्नता है, आपके कहे गई बातों में कितना अंतर्द्वंद है, यह स्थापित करता है। मैं इसके बाद और दूसरी बात कहूं, आपने जिस अखबार की खबर का हवाला दिया है ना, उसी अखबार की खबर पर पूरा भरोसा करते हुए विश्वास रखिए ना कि अगर कहीं कुछ भी गलत हो रहा है तो कोर्ट नीरछीर विवेचन का काम करेगी। कोर्ट तो दोषियों को दंड देने का काम करेगी ना। आप जब कह रहे हैं कि आजम खान पर 90 मुकदमे लिख दिए हैं, तो आजम खान को अब तक जमानतें क्यों नहीं मिल पा रही है, इस पर भी बात करनी होगी ना। आपको तय करना होगा ना कि आजम खान सजा याफ्ता है, केवल आरोप नहीं है। कोर्ट ने उनको बाकायदा ट्रायल करने के बाद उनको सजा सुनाई है। उसके बावजूद बेशर्मी के साथ आप आजम खान को समाजवादी पार्टी का स्टार प्रचारक बनाते हैं, पार्टी के भीतर अब तक रखते हैं। सजा याफ्ता होने के बाद भी आप उनको दोषी मानने को तैयार नहीं है। देश की न्यायपालिका पर आपका भरोसा नहीं है। और अगर आपको न्यायपालिका पर, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, जैसा आप अखबार दिखा करके दावा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हो गई है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट में जो हमने लगभग 225 से ज्यादा अपराधियों का एनकाउंटर किया है ना, लेकर के जाते ना एक मुद्दे को। लेकिन शफीकुर रहमान बर्क के सुपुत्र ये जियाउर रहमान बर्क, इनकी जो करतूतें हैं ना, ये निकल करके सामने, उनके सुपुत्र हैं, उनके एक एक जो करतूतें सामने निकल करके आ रही है ना, आप निश्चिंत रहिए। अगर गुनाह किया है तो बचेंगे नहीं, और अगर कोई गुनाह किया नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। सांच को आंच नहीं होनी चाहिए। लेकिन भाटी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, राकेश जी सुन लीजिए एक बार, फिर मैं बाकी मेहमानों का पास जाता हूं। दायरे में है, संदेह के दायरे में है। राकेश त्रिपाठी जी ने कहा कि जिस अखबार पर हमें भरोसा नहीं है उसी अखबार को हम कोट कर रहे हैं। आपको भी तो अखिलेश यादव जी पर भरोसा नहीं है, आपकी मुख्यमंत्री भी तो गाली गलौज के शब्द प्रयोग कर रही है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के लिए, लेकिन आप भी अखिलेश यादव को कोट कर रहे हैं। चर्चा तो ऐसे ही चलती है, हमें भरोसा नहीं है, लेकिन ये तो खबर है, ये तो समाचार है, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हर बयान की आलोचना कर रहे हैं, की अपनी कोई रिपोर्ट, हम उनके हर बयान की आलोचना कर रहे हैं, की अपनी कोई रिपोर्ट। राकेश जी कृपया सुने, जब मैंने आपको सुना शांति से तो आप भी मुझे सुने। ये अखबार की कोई अपनी रिपोर्ट नहीं है। अच्छा चलिए, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि यूपी में कानून का राज ध्वस्त हो चुका है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं भाटी जी। अब मैं किसी अखबार पर तो चर्चा नहीं करूंगा। आपने एक बात कही, राकेश जी ने काउंटर किया, फिर आपने भी उसका काउंटर कर दिया, मैं आगे बढ़ जाता हूं। वो राकेश त्रिपाठी ने शुरू कर दिया। हाँ नहीं ठीक है, नहीं सर शुरू तो खैर आप नहीं किया था, खैर चलिए ठीक है, आपने दिखाया, उन्होंने उस पर तंज कसा, ये सब राजनीति है, आप लोग करते रहिए। वेदभूषण जी, जो सवाल हैं, जो जानकारियां पहुंची हैं कि भाई 24 नवंबर को कहां थे, केस डायरी में जफर का कबूलनामा, जो मस्जिद का सदर, भीड़ इकट्ठा करने के लिए बर्क का दबाव, ये केस डायरी में इस बात का जिक्र है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, पुलिस को बदनाम करिए, ये सारी बातों का जिक्र है। उनके मद्देनजर आज की ये पूछताछ कितनी अहम है? देखिए राकेश जी, आज डिजिटल का टाइम है। भारतीय न्याय संहिता जो नया कानून है उसके तहत सारी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उसमें डिजिटल इंपॉर्टेंस को बतौर प्राइमरी एविडेंस माना गया है, और वर्क की उनके जो हिमायती हैं उनकी लोकेशन कहाँ थी, क्या जो इनके साथी हैं यूएई के अंदर जो बैठे हुए हैं शाहरिक, उनका क्या रोल था, क्या उनकी कनेक्टिविटी थी, जाफर अली के साथ में क्या उनका कम्युनिकेशन था, सब चीजें रिकॉर्ड पर हैं। और जो इशारा कर रही हैं वो आज नहीं तो कल उनकी गिरफ्तारी तय मानिए आप उनको। ये प्राथमिक एक इंट्रोगेशन उनसे की गई है, और जो इंट्रोगेशन होती है आज के समय में वो तमाम डिजिटल रिकॉर्डिंग होती है जो अदालतों को दिखाई जाती है। ये कह रहे हैं वेदभूषण जी, नहीं आप ये कह रहे हैं कि केस डायरी को आपने पढ़ा होगा, केस डायरी और आज जो पूछताछ हुई है
तो ये एंड होगा बर्क की गिरफ्तारी पर, आप ये कहना चाह राकेश रहे हैं? जी, ये उसी चीज पर मैं आ रहा था। ये तमाम चीजें कंट्रडिक्शन और कोरोबोरेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन की जाती है। तमाम जो पॉइंट्स हैं उनको क्लेरिफाई करने के लिए कि वो अपने मुंह से किस तरह से उन चीजों को रिवील ठीक है। करते हैं, बताते हैं। हाँ। क्योंकि अदालत में मामला जाएगा। अभी आपने देखा कपिल मिश्रा के खिलाफ भी एफआईआर इसी तरह से हो गई थी। तो ये बचना नामुमकिन है उनका, क्योंकि जो बिजली चोरी का मामला है, चाहे दंगों में उनका लिप्त होने का मामला है, बिल्कुल इशारा कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल वो गिरफ्तारी उनकी होनी है। बाकी इंट्रोगेशन एक प्रक्रिया है, एक सामान्य तरीका है पुलिस की पूछताछ का। उसमें जो तमाम फैक्ट्स आएंगे, क्योंकि जो सेक्शंस हैं तमाम नॉन बेलेबल सेक्शंस हैं, उसमें बेल नहीं हो सकती है। 4 आदमियों का नहीं, आप तो मर्डर अलग हुआ है, बात कह उसमें रहे हैं। आप 4 तो अलग आदमी बात मरे हैं कह रहे हैं उसके कि अंदर। गिरफ्तारी हो जाएगी आने वाले समय में। तो बिल्कुल आज होगी, मैं आपको बता आज दूं जो है evidence- अजहरी जी, जो evidence हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ, एक एक बार सबके पास चला जाऊं, एक एक बार सबके पास चला जाऊं। अजहरी जी, अभी तो आज हो रही है कि बर्क मुस्लिम है, इसलिए सरकार टारगेट कर रही है। पूछताछ में ये हालत है। अपनी मजबूरी है, गिरफ्तारी उनकी के बाद तो और होगा कि मजबूरी है। मुस्लिम है, इसलिए सरकार ने टारगेट कर लिया। वो तो उनकी तो मजबूरी मुस्लिम है, इसका राजकुमार मतलब कोई भाटी एक्शन की ना हो। मजबूरी है, क्योंकि वो हाँ, रुक जाइए, बतौर ठीक है, अजहरी जी बोलिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं। हिंदू मुस्लिम करना उनकी मजबूरी हो सकती है, परंतु सबूत ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, बोल ठीक रहे है, हैं कि- आएंगे उस पर भी आएंगे जी। बोलिए अजहरी जी। पूर्व एसीपी वेदभूषण साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो हिंदू मुस्लिम का आरोप राजकुमार भाटी पर लगा रहे हैं। मुझे हैरत की बात है, जब आप एसीपी होंगे तब आप क्या करते होंगे पता नहीं। बात यह है कि जो दिख रहा है सामने है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। वो गए, सांसद जी गए, उन्होंने बुलाया, तारीख दी थी, तारीख के एतबार से वो वहां पर पहुंचे। वहां पर क्या हुआ, आपके पास सूत्र है, आपके सूत्रों ने आपको क्या जानकारियां दी, क्या आप फैलाना चाहते हो, क्या आप दिखाना चाहते हो, राकेश जी, वो अलग बात है। लेकिन वो ईमानदारी से गए हैं वहां पर। कल क्या हो वो अलग बात है। गिरफ्तारी होगी, ये कोई बड़ी बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाउंड है जाने के लिए। पार्टी की सरकार में कोई भी मुसलमान कहीं भी किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश में खास तौर से उसका वकार महफूज नहीं है। के ऊपर वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर हाल में चुनावों की तैयारी करती है, हर हाल में चाहती है कि राजनीति हो, हर हाल में चाहती है कि सियासत हो। ये सब क्या है, ये 2027 का ये एक हिस्सा है। मेरे अजहरी अब जी, जो 2027 का चुनाव जो होगा, राकेश त्रिपाठी जी बैठे यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मैं उनके सामने कह रहा हूं कि आप 2027 पे इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, तो ये संभल। अरे आप जो है एक पूर्व पुलिस अधिकारी पर, अरे सुनिए अजहरी जी, आप एक पूर्व पुलिस अधिकारी पर कह रहे हैं कि वो सियासत कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम की बात कहकर, और आप इस्लामिक स्कॉलर हैं और आप राकेश त्रिपाठी और उनकी पार्टी चुनाव के लिए ये सब करवा रही है, ये कहकर आप क्या समाज कल्याण का काम कर रहे हैं क्या अजहरी जी? आप बताते ना कि मुस्लिम है, इस बात के लिए क्या विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, और नहीं खेला जा रहा है तो मुस्लिम है इसीलिए टारगेट किया गया, ये साबित कर देते। लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी सियासत कर रही है, बीजेपी चुनाव के लिए करवा रही है। आप किसके लिए कर रहे हैं अजहरी जी? टारगेट कर रहे हैं। अभी उन्होंने आजम खान का नाम लिया, आपको परेशानी हो गई। क्या बात कर रहे हो आप? अरे छोड़िए ना, आजम खान वर्क के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर भाटी जी, बहुत प्रबुद्ध हैं, बहुत उनको जानकारी है, पढ़ लिख कर भी आते हैं, तो वो बेहतर तरीके से डिफेंड कर लेंगे। आप मत डिफेंड करिए उन्हें, वो डिफेंड कर लेंगे, उनकी पार्टी के नेता हैं, तो वो डिफेंड कर लेंगे। उस काम के लिए ही उनको पार्टी ने नियुक्त कर रखा है, तो रुक जाइए। डिफेंस नहीं कर रहे हैं आप डिफेंस ही कर रहे हैं। आपने पूरे समय में आजम खान और वर्क की पैरवी की है। सवाल कुछ था, आप उनकी वकालत करने बैठ गए, तो या तो लिखवा देते कि हम भी सपा के समर्थक हैं, हटा देते इस्लामिक स्कॉलर का टैग। आप भारतीय जनता पार्टी की पैरवी आप कर रहे हो। अरे मैं सवाल पूछ रहा हूं, शर्म नहीं आती? मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप शर्म रखिए, आप शर्म रखिए अजहरी जी, और मुझे बिल्कुल मत सिखाइए कि मुझे क्या करना है और किससे क्या सवाल पूछना है। आपसे पूछा, ठीक है रुकिए। अब प्रेम कुमार जी, अरे ठीक है सर, ये आपकी रोज की बात है अजहरी जी। प्रेम जी, सवाल ये है कि वर्ग पर आरोप क्या पुख्ता ग्राउंड पर लगाए गए या फिर उनमें भेदभाव है जो भाटी जी आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर? अगर है तो उसको साबित करिए। कह दिया गया कि पुलिस वालों ने गोली चला दी, पुलिस की गोली से मर गए। अरे पुलिस की गोली से मर गए, ये साबित हुआ? और अगर नहीं साबित हुआ तो ये अफवाह फैलाई गई कि नहीं फैलाई गई? मैं इन सब के बावजूद कह रहा हूं प्रेम जी कि कह देना कि मुस्लिम है, पिछड़े हैं, ये सियासत है कि नहीं है?
राकेश पांडे जी, क्या वो मुस्लिम नहीं है? क्या वो पिछड़े नहीं है? तो तथ्य को रखना, वो सियासी मुद्दा पर हम बात कर रहे हैं, तो सियासत नहीं होगी ऐसा हम नहीं कह सकते। भाई भाटी जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं या त्रिपाठी जी बीजेपी के नेता हैं, तो सियासी बातें तो होंगी ही, इसमें तो ये नहीं होना चाहिए। मगर एक बात जो हम देखते हैं कि क्यों ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं, क्यों संशय होता है, क्यों सरकार पर सवाल या पुलिस पर सवाल उठते हैं, तो इसकी वजह यही होती है कि एक्शन जो है दोनों समुदाय पर नहीं होता है। जब दंगा हुआ तो दूसरा पक्ष भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दोषी होगा। तो उनके बारे में जैसे हुआ था कि जब विष्णु जैन जी जा रहे थे, साथ के लोग नारे लगा रहे थे, नारे लगाने की कोर्ट ने परमिशन थोड़ी दी थी कि नारे लगा करके जाइए कोर्ट मस्जिद में घुसिए। और पत्थर लेकिन चलाने वो की घटना परमिशन हुई दी थी कोर्ट ने? तो नहीं, नहीं, आप पत्थर सुनिए, चलाने की बोलने परमिशन दी थी कोर्ट ने कि पत्थर वो चला उस देना पर कुछ तो मन के एक्शन हिसाब से हो ना ही हो तो। रहा है ना, विष्णु जैन का नाम उस ही पर नहीं आएगा, एक्शन हिम्मत हो ही नहीं रहा है ना, निकालेंगे। इस पर नहीं हो रहा है अरे तो फिर हम वही बोल बात रहे है, हैं। मतलब वही बात नारेबाजी कहते हुई। हैं। सुनिए प्रेम जी, नारेबाजी हुई, नारेबाजी की परमिशन कोई नहीं देता कि जाकर नारेबाजी कर देना, और उसमें कुछ गलत बिल्कुल। हुआ है तो पुलिस उसको भी देखे। हाँ, लेकिन आप बिल्कुल। कह रहे हैं कि तो उसको आप परमिशन दी समझिए, थी और पत्थरबाजी की लग रहा है पत्थरबाजी- कोर्ट ने परमिशन दी थी कि इकट्ठा कर लेना भाई, दूसरे दौर का सर्वे होने नहीं देना है, बावजूद इसके कि प्री इंफॉर्मेटेड है, सर्वे होने नहीं देना है, इकट्ठा कर लो लोगों को। इसकी परमिशन कोर्ट ने दी थी क्या? सुनिए राकेश पांडे जी, आप जो बात बोल रहे हैं उस आधार पर बोल रहे हैं, जो बातें जांच के क्रम में जो सवाल पूछे गए और जो जवाब दिए गए, पता नहीं वो ऑफिशियली आपको कैसे प्रोवाइड अरे करा केस डायरी में उस जिक्र है आधार प्रेम पर जी, बोल रहे हैं। केस डायरी में उस जिक्र आधार- है, मैं अपने मन से हवा हवाई और सूत्रों के हवाले से नहीं बोल रहा हूं। नहीं, केस डायरी में जिक्र है, वकील का बयान है, उस आधार पर मैं वो बातचीत बात- कर रहा हूं। आप खामे कहा दूसरी तरफ ले जाते ना। अरे क्यों आज दूसरी तरफ उनसे है? क्या पूछताछ ये हुई, दूसरी तरफ कहां लेकर क्या गया? बात हुई, आप कह रहे हैं ये कि आपको कहां से कैसे बोल पता रहे हैं? चला? मैं आपको बता तो रहा हूं, सुनिए ना, केस डायरी में जिक्र है। आपको बताया गया ना आज क्या पूछताछ हुई, क्या बात हुई वर्क से। अरे अभी तो मैं वो उस पर जो आया पूरा ही नहीं प्रेम जी, description है वो तो बताया गया है। अभी तो मैं क्या आया ही बताया नहीं इस गया पर या अपने से कि बोल क्या रहे हैं? पूछताछ रिया हुई, चक्रवर्ती वो सवाल मामले तो में हमने नहीं, देखा उन है ना। सवालों पर तो मैंने आपकी राय जानी ऐसे नहीं। तू मैं करेंगे तो हम कैसे बात करेंगे, बताइए ना कैसे बात करेंगे। भाई रिया चक्रवर्ती के मामले में हमने देखा ना, अब मीडिया रिया ने तो चक्रवर्ती उसको पहुंच गए। सीधे घोषित कर दिया था कि ये इसी ने हत्या की है, और हम लोग जो रिया चक्रवर्ती के पक्ष में बोलता था सर कि डिरेल भाई मत करिए ना शक है, शुभ प्रेम है, जी, डिरेल मत उसको- करिए ना सर। उसको अरे मत दूसरे डिरेल तरह करिए। से बोला नाजिया, जाता था। नाजिया आप एक वकील हैं और चीजों का विश्लेषण भी करती हैं। केस डायरी का कोई मतलब होता है कि नहीं? पुलिस ने केस डायरी दी, वकील ने उस पर बयान दिया, केस डायरी को हमने दिखाया और उसमें कहा गया है कि जफर अली ने पुलिस की पूछताछ में यह कबूल किया है कि बर्क ने फोन करके कहा था और कहा था कि लोगों को इकट्ठा कर लो, किसी कीमत पर दूसरे दौर का सर्वे रुक जाना चाहिए, होना नहीं चाहिए, जो कर लो हम साथ में हैं। ये बातें केस डायरी में हैं और इस आधार पर सवाल नहीं पूछे जाए। राकेश जी नमस्कार, और सभी मेरे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार, वंदे मातरम। अभी भाटी जी कह रहे थे मुसलमानों पर एक शेर शायरी पढ़ रहे थे, तो हमारे में एक नात भी होता है, जो रोजे अजल पैमा किए दुनिया में मुसलमान भूल गए, जो काम मुसलमानों के थे वो काम मुसलमान भूल गए। आधार कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के साथ साथ विक्टिम कार्ड भी खेलना स्टार्ट हो गया है। 4 जनवरी 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जियाउर रहमान बर्क जो एफआईआर क्वाश करने के लिए गए थे, वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। और जब एक पिटीशन क्वाशिंग के लिए जाता है कोर्ट के अंदर, तो वो सारे डिटेल्स होते हैं और कॉल फॉर सीडी किया जाता है। तो केस डायरी उस वक्त पत्रकारों ने शायद वकील से सुना होगा या जाकर के परमिशन लेकर के पढ़ा होगा, या मेरे जैसा छोटा मोटा वकील भी जाकर के केस डायरी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप जाकर के वेबसाइट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के साइट पर देखा जा सकता है कि बर्क का क्वाशिंग जो था वो रिजेक्ट हो चुका है, जिससे ये बिल्कुल सामने आ गया है कि जियाउर रहमान बर्क आज से नहीं डरे हुए हैं, 2025 जनवरी से ही डरे हुए हैं कि वो अरेस्ट हो सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह राकेश जी ये है कि सेक्शन 18 ऑफ एएसआई 1958 जो पार्लियामेंट से ही पास हुआ है, जिसमें ये साफ एएसआई डिपार्टमेंट को ये अथॉरिटी दी जाती है कि वो अपने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ये इंश्योर किया जाता है। और जिसको जियाउर रहमान बर्क ने जफर अली के द्वारा उसको उसमें मतभेद और उसमें वायलेंस फैलाने की कोशिश की, केस डायरी में ये भी साफ है
कि जिस तरीके से जियाउर रहमान और जफर अली के बीच में बातचीत हुई है, वो पूरा डिटेल है, वो पूरा डेटा है केस डायरी में, वो पूरा डिटेल है जिसको कैंसिल नहीं किया जा सकता है। और रही बात कि कोई जियाउर रहमान ने कोई एहसान नहीं किया है, जब 53 का नोटिस आता है तो वो चाहे मुझे आए, चाहे जज को आए, चाहे राकेश जी को आए, चाहे प्रधानमंत्री को आए, वो जाना पड़ता है, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है। देखिए राकेश जी, इसमें एक बात और आ रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जियाउर रहमान ने मुसलमान के 2 फिरकों का पर्सनल वेंडेटा, संबल वायलेंस करके जो निकाला है, ये बात भी सामने आ जाएगी जब मामला कोर्ट के अंदर जाएगा और जियाउर रहमान अरेस्ट होगा। उसको अरेस्ट होने से कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि सेक्शंस और धाराएं यही कह रही हैं और केस की हिस्ट्री भी यही कह रही है। ठीक है, ठीक है। अब भाटी जी, जो बातें नाजिया ने कही, जो बातें वेदभूषण जी ने कही, एक तो उन पर जवाब कि आप तो अभी पूछताछ हो रही है, तो आप कह रहे हैं कि पिछड़े और मुस्लिम हैं, इनके हिसाब से गिरफ्तारी हो जाएगी, तो भाई आगे क्या होगा। दूसरा मैं इसी में ऐड कर देता हूं, केस डायरी, बर्क दोषी हैं नहीं दोषी हैं ये अदालत तय करेगी। चार्जशीट में आगे सुनवाई होगी, सबूत देगी पुलिस, अगर होगा तो ये अदालत को तय करना है, अदालत तय करेगी। लेकिन अभी से इस तरीके की पॉलिटिक्स, केस डायरी के आधार पर सवाल ना पूछे तो किस आधार पर सवाल पूछे? नहीं, आपको पूरा हक है केस डायरी के आधार पर सवाल पूछने का, लेकिन जो नाजिया ने 2 बातें कही, एक तो नाजिया कह रही हैं कि ये जियाउर रहमान बर्क जो जनवरी 2025 से डरे हुए हैं। जनवरी 2025 से नहीं, 15 मार्च 2017 से उत्तर प्रदेश का हर पिछड़ा, हर दलित, हर मुसलमान डरा हुआ है। बीजेपी के शासन में हर पिछड़ा, हर दलित, हर मुसलमान डरा हुआ है। मैं तो दूसरी बात, जो आप बार बार केस डायरी की बात कर रहे हैं, केस डायरी और 100 नहीं, इन्हें बीच में बोलने की बहुत आदत है, इनसे कहता कृपया बीच में ना बोलना। मैं एक शब्द नहीं बोला, ना बोलूंगा जब भी आप बोले। नहीं, कोई बीच में नहीं आएगा, बोलिए। नहीं, ये बहन हमारी लगातार बोलती हैं जब भी ये मेरे साथ बैठती हैं, बीच में ठीक है नाजिया, आप सुनिए। देखिए, केस डायरी और 164 के बयान, केस डायरी और 164 के बयान पुलिस के सबसे इनिशियल पेपर होते हैं, और ये ज्यादातर 90% केसों में कोर्ट में जाकर ध्वस्त हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस अपनी मर्जी से केस डायरी के पर्चे काटती है, अपनी मर्जी से 164 के बयान लिख लेती है, कई बार तो गवाहों से पूछती भी नहीं। इनके कोई ज्यादा वैल्यू कोर्ट केस में है नहीं। एक बात राकेश त्रिपाठी जी ने उठाई थी, मुझे समय नहीं मिला था उस समय, मैं उसका जवाब जरूर देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कुछ गलत हो रहा तो कोर्ट जाइए, कुछ गलत हो रहा तो कोर्ट जाइए। पहली बात तो कोर्ट में कितना समय लगता है सबको पता है। राकेश त्रिपाठी जी की गाड़ी चेक करी थी पुलिस ने अभी कुछ महीने पहले लखनऊ में। राकेश त्रिपाठी जी बौखला गए थे, सोशल मीडिया पर कह रहे थे मेरा उत्पीड़न हुआ है, मेरा अपमान हुआ है, मुझे अपमानित किया गया है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 151 में कार्रवाई हुई थी यूपी में। योगी आदित्यनाथ संसद के अंदर खड़े होकर रोए थे, आंसुओं से रोए थे, मुझे पुलिस मार देगी, मेरी जान को खतरा। केवल 151 में हमारे खिलाफ 10-20 बार हो चुकी है 151 कार्रवाई। हम कभी नहीं रोए, न जियाउर रहमान बर्क रोएंगे, न 90 मुकदमे झेलते हुए आजम खान रोए। हम समाजवादी पार्टी के लोग बहादुर लोग हैं। आप कितना ही उत्पीड़न की कोशिश करोगे, हम और मजबूत होकर निकलेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस पे आज उत्तर प्रदेश में किसी को विश्वास नहीं है, किसी को भरोसा नहीं है। ये पुलिस जाति और धर्म देख के कार्रवाई कर रही है, और ये दिन ज्यादा दिन नहीं रहेंगे जो आप लोगों का शोषण कर रहे हैं और लोगों को परेशान होते हुए देख के आप आनंद ले रहे हैं। ये आनंद ज्यादा दिन रहेगा, आपका ज्यादा दिन नहीं रहेगा। ठीक है। मैं नाजिया और वेदभूषण जी आऊंगा, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल फिर से बात आ गई, राकेश त्रिपाठी जी का नाम लेकर टिप्पणी, तो रिप्लाई करिए राकेश जी। ये फैक्चुअल मिस्टेक हो गई फिर क्या राजकुमार भाटी से। हालांकि राजकुमार भाटी जी बहुत पढ़ लिख करके आते हैं, बहुत समझदारी से बात कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि 164 के बयान बहुत इनिशियल बयान होते हैं। 164 के बयान जो सीआरपीसी के तहत हुआ करते थे, अब जो बीएनएसएस में परिवर्तित हो गया है, वो मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं। 161 के बयान होते हैं। तो भाटी साहब, जब आप बड़े चैनल पर बड़ी बात कह रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा धाराओं में गलती नहीं होनी चाहिए। उसको देख रहे दर्शक भी बाद में क्रिटिसाइज करते हैं। 164 ने 161 के बयान में कहना चाह रहा हूं। अब दूसरी बात, आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी रोए थे। हर वो संवेदनशील व्यक्ति जो निरपराध होगा, जो निर्दोष होगा और उसके ऊपर अत्याचार होगा, तो निश्चित तौर पर उसके मन के भीतर इस प्रकार के भाव आ जाते हैं। और जो क्रूर और कट्टर अपराधी होता है, वो पुलिस के टॉर्चर से भी नहीं डरता है। जो अपराधी होता है ना, वो टॉर्चर बर्दाश्त करने की क्षमताएं रखता ही है।
इसलिए आप इसको ये मत मानिए कि बड़ी मर्दानगी का मामला है कि हम जेल गए थे और 151 का नहीं, फिर आपसे चूक हुई है। 151 का मामला नहीं, आपने जानबूझ पर दंगे की कठोर धाराएं योगी आदित्यनाथ जी पर लिखने का काम किया था, जो बाद में पूरी तरह से सब गलत साबित हुई कोर्ट के सामने। आप तो आतंकवादियों पर से मुकदमा वापस लेने के लिए आप कुख्यात रहे हो। आपकी पार्टी की सरकार जब थी तो आप आतंकवादियों से मुकदमा वापस ले रहे थे, तब भी आपको उनके अंदर मासूम मुसलमान दिखाई दे रहा था, वो आतंकवादी नहीं दिख रहे थे। ऐसे ही आपको अभी जियाउर रहमान वर्ग के भीतर भी मासूम मुसलमान दिखाई पड़ रहा है। जब भी कोई अपराधी पकड़ा जाएगा तो मंगेश यादव दिखाई पड़ेगा, विनय शंकर तिवारी पर कार्रवाई होगी तो वो तिवारी दिखाई पड़ेंगे, विकास दुबे पर कार्रवाई होगी तो वो दुबे दिखाई पड़ेंगे, अब जियाउर रहमान वर्ग पर कार्रवाई होगी तो वो आपको मासूम मुसलमान दिखाई देंगे। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, सबके भीतर की मासूमियत आप देखते हैं। जिसके खिलाफ 14 मुकदमे हो उसे आप अपराधी मानोगे या नहीं मानोगे? राकेश जी, उन मासूमियत जिसके खिलाफ 14 मुकदमे हो, हत्याओं की श्रृंखला खड़ी कर दी है। इसलिए राजकुमार भाटी जी, आपके स्याह चेहरे को हमें किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई ढकी छुपी सी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी ठीक है 10 सेकंड बोल लीजिए भाटी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर वेद जी आ रहा हूं, पार्टी के बोल लीजिए जल्दी से अपनी बात। समझिए खतरा वहां होता है। नहीं, राकेश जी कह रहे हैं वो मासूम थे, निर्दोष थे, इसलिए रोए थे। जिसके खिलाफ 14 आपराधिक मुकदमे हो, जिनमें हत्या का प्रयास, बलवा और दंगे, इस तरह के मुकदमे हो, आगजनी, उसे अपराधी मानोगे नहीं मानोगे? ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ थे, जो अपनी कलम से वापस ले लिए। 14 मुकदमे थे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। आप किस दृष्टि से निर्दोष कह सकते हो? अच्छा छोड़िए, मैं सवाल पूछता हूँ, मैं सवाल पूछता हूँ। मुझे बीच में अब टोकना पड़ेगा, अब टोकना पड़ेगा मुझे राजकुमार भाटी जी। नहीं, मैं राकेश जी एक बात मुझे लगता है, बार बार राजकुमार भाटी जी और इनके समाजवादी पार्टी के तमाम नेता बार बार कहते हैं कि मुकदमा अपने आप से वापस ले लिए। अरे भाई, मुकदमा वापसी की प्रक्रिया को जाकर के एक बार पढ़ लीजिए, ना हो तो किसी काबिल वकील से समझ लीजिए। संज्ञेय प्रकृति का कोई भी अपराध, ऐसा कोई भी अपराध जिसमें विश्वास नहीं है, कोर्ट में चलना। अच्छा ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। नहीं, मैं भाटी जी, मैं अभी बर्क को भी छोड़ देता हूं। सुनिए भाटी जी, मैं बर्क को भी छोड़ देता हूं और अभी योगी आदित्यनाथ को भी छोड़ देता हूं। आप एक बात बताइए, आतिक मुख्तार को तो सर आप लोगों ने आज तक अपराधी नहीं माना। आतिक का बेटा मारा गया तो भाईचारा खराब हो गया। बोलिए, आतिक मुख्तार अपराधी थे कि नहीं थे? आप उनके साथ भी जाकर खड़े हो जाते हैं सर, उसमें भी मुसलमान का एंगल खोज कर लेकर चले आते हैं। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के बारे में आपके साथ भी बहुत डिबेट हुई, तमाम चैनलों पे हुई। जब भी सवाल पूछा गया मैंने तभी कहा कि अपराधी हैं, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं तो वो अपराधी हैं। मैंने कभी खंडन नहीं किया। उठा के देख लीजिए आप मेरी पुरानी। नहीं ठीक है भाटी जी, मैं कई बार तो इसीलिए तारीफ कर देता हूं कि आप एकदम लीक शॉट कर बोल देते हैं, लेकिन आपकी पार्टी अलग लाइन पर थी और ये कहा गया था कि भाईचारा खराब हो रहा है। योगी आदित्यनाथ को भी अपराधी मानना पड़ेगा, उनके खिलाफ 14 मुकदमे थे। चलिए ठीक है, वेदभूषण जी आप कुछ दिखा रहे थे, बोल रहे थे। दैनिक जागरण अखबार पढ़ रहे हैं, पार्टी से अलग लाइन पर चल रहे भाटी जी आजकल। हाँ राकेश जी, मैं इसलिए दिखा रहा था क्योंकि नाजिया ने बिल्कुल क्लैरिफाई किया था, जो उनको शायद चुप गया राजकुमार भाटी जी को। एक तो राकेश जी ने करेक्ट कर दिया, अब वो धारा जिसका जिक्र कर रहे थे वो अंग्रेजों के साथ जा चुकी है। देश में नया कानून है, इसमें जो 164 161 कर रहे थे उसको 180 बीएनएस करेक्ट कर ले। आप भाटी जी नोट कर लें इसको, 180 नहीं वो मान गए, वो छोड़ दीजिए वेद जी, उसके इस लाइन को छोड़ दीजिए। भाटी जी ने खुद मान लिया कि वो गलती से हो गया था। नाजिया जी की बात को अरे उन्होंने मान लिया, लेकिन आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारी वाली बात, अगला बवाल तो उसी पर होगा भाई। आप कह रहे हैं गिरफ्तार हो जाएंगे बर्क। भाई वो कॉन्स्पिरेटर हैं, अबेटमेंट के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, हाई कोर्ट तक मैटर गया हुआ है। नाजिया जी ने क्या गलत बोल दिया कि गिरफ्तारी आज नहीं तो कल बिल्कुल तय है, और इसमें कोई ऐसी गलत छिपी हुई बात तो नाजिया जी ने बोली नहीं है। बिल्कुल लीगल और कानूनी बात उन्होंने पक्ष रखा है। उसको भाटी जी को चूंकि वो चुभ रही है, खराब लग रही है क्योंकि उनकी पार्टी के खिलाफ जाती है, तो इसलिए उनके पेट में दर्द है। आप भी कुछ कह रही थी, खंडन कर रहे हैं, आप भी कुछ कह रहे थे भाई साहब। जी राकेश जी, मैं कह रही थी कि जिस तरीके से मुख्तार को और अतीक को इतने बरसों के बाद उसकी दबंगई, उसकी जिहादी हरकत, उसकी नफरती हरकत को देखने के बाद आज भाटी जी को समझ में आ रहा है कि हाँ वो गलत था। उसी तरीके से हो सकता है कि 10 साल के बाद, 5 साल के बाद वो जियाउर रहमान को के भी दंगई और आतंकी और कॉन्स्पिरेटर जिस हिसाब से वो संबल विवाद में हुआ, वो मान लेंगे कुछ साल के बाद जब वो जेल चला जाएगा, क्योंकि धाराएं यही कह रही हैं और इन्वेस्टिगेशन केस ऑफ हिस्ट्री यही कह रहा है। और जिस हिसाब से सेक्शन 18 ऑफ ASI 1958 का उल्लंघन किया गया है, वो भी यही कह रहा है कि जियाउर रहमान बर्क आने वाले वक्त में जेल जाएगा। नहीं, लेकिन मैं एक बात आखिर में अजहरी जी 20 सेकंड आपको दे रहा हूं। बर्क दोषी है नहीं दोषी है अदालत तय करेगी, लेकिन उसमें चुकी मुस्लिम है,
अतीक चूंकि मुस्लिम था, मुख्तार चूंकि मुस्लिम था, अतीक का बेटा चूंकि मुस्लिम था, तो भाई ऐसी बात करेंगे तो सवाल उठेगा कि आप पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। या तो अपराधी या जिस पर आरोप लग रहा है उसकी जाति, उसका बैकग्राउंड और धर्म मत देखा करें। देखिए, अतीक, मुख्तार या उनके परिवार को जो लोग अपराध से जुड़े हुए हैं, भारत के रहने वाले किसी भी मुसलमान ने उन्हें ये नहीं कहा कि वो अपराधी नहीं। ये आपको बहुत जिंदा दिली के साथ मैं बोल रहा हूँ, बोलता रहता हूँ। लेकिन आजारी जी रोकना पड़ेगा, वक्त इतना ही है। लेकिन ये कहा गया कि टारगेट इसीलिए किया गया चूंकि मुस्लिम है, भाईचारा खराब हो रहा है, और वही बात बर्के के मामले में आ रही है।